तो वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं 10th क्लास रिवीजन, चौथा चैप्टर प्रेमगन द्वारा लिखित है। यह आपका स्वदेशी पाठ का नाम है। चलिए हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि कहते हैं प्रेमगन जी भारतेंदु युग के, किस भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रेमगन किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के। उनका जन्म 1855 के मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारा लेखक कवि हुए हैं, देख सकते हैं, प्रेमगन भी वहीं के हैं। इनका निधन 1922 में हुआ था। वो वे इनका ज़बरदस्त है, 5-5 लास्ट में, 2-2 लास्ट में, मरने के साल भी ज़बरदस्त है और जन्म लेवे के भी, ठीक है। जीवनी दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। ये वे निहायत ही कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। आपसे पूछा जाता है रसिक समाज की स्थापना मिर्जापुर में किसने किया? प्रेमगन ने की स्थापना। उन्होंने आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका और नागरी निरद नामक साप्ताहिक पत्रिका। आपसे ये भी पूछा जाएगा आनंद कादम्बनी कैसी पत्रिका थी, तो मासिक पत्रिका, मतलब महीने में एगो निकलता था। और नागरी निरद ये कैसी कविता थी? ये थी साप्ताहिक पत्रिका, मतलब ये सप्ताह में एगो निकलता था, का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे और उनकी रचनाएं प्रेमगन सर्वस्व नाम से संगीकृत है, ठीक है। प्रेमगन सर्वस्व। तो रचनात्मक विशेषताएं, प्रेमगन जी निबंधकार, नाटककार, कवि, समीक्षक ये सब थे। उनके काव्य में लोक उन्मुक्तता और यथार्थ मतलब सच्चाई मिलती है। उन्होंने राष्ट्र स्वाधीनता को, चेतना को अपना सहचर बताया और साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। भाषा शैली, प्रेमगन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा में की थी। ये पूछा जाता है कि प्रेमगन ब्रज भाषा और अवधी में की थी, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनकी खड़ी बोली का व्यवहार और गौधोमुक्ता भी साफ दिखलाई पड़ती है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन की यथार्थवादी चित्रण किया गया है। कविता परिचय, प्रस्तुत कविता स्वदेशी प्रेमगन द्वारा रचित प्रेम सर्वस्व से, प्रेमगन सर्वस्व से लिया गया। ये आप याद रखें, ये जो स्वदेशी कविता है प्रेमगन सर्वस्व में संकलित है। इसमें नवजागरण का स्वर मुखातित है और दोहा की विषय वस्तु और काव्य वैभव कविता के स्वदेशी भाव को स्पष्ट करते हैं। कवि की चिंता आज के परिवेश में प्रासंगिक है। सारांश की बात कर लें कि कविता में क्या कहा गया है, तो कवि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को धूमलता और अपेक्षित स्वर में कहते हैं कि सभी जगह भारतीयता समाप्त हो गई है। यहाँ के लोग विदेशी वस्तुओं पर रीझ गए हैं, यहाँ तक कि विदेशी संस्कृति सभ्यता अपनाकर स्वदेशी संस्कृति सभ्यता को धूमिल कर दिए हैं। सभी जगह विदेशी स्वभाव, लगाव एवं नियम देखने का मिल गया है। इसीलिए लोग मच्छरदानी को भी अब ड्रेस में यूज करते हैं। भारतीयता कुछ नहीं है जो भारत में दर्शन हो रहा है। यहाँ तक किसी की यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को देखकर भी पहचान नहीं रहे हैं। यहाँ के मुसलमान और हिंदू किधर गए हैं इसकी तो बात ही नहीं है। जैसे लगता है कि संपूर्ण देश अंग्रेजी में हो गया है। विदेशी विद्या पढ़कर बुद्धि भी विदेशी पा गए हैं। यहाँ तक कि विदेशी चाल चलन यहाँ के लोगों को बहुत आकर्षित कर रही है। तभी तो है ना, होठ में ज़्यादा लिपस्टिक रहता है, थूक तो कम ही निकलता है। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि सभी जगह हमारे देश में विदेशी ठाठ बाट ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक। जैसे 1 इंच चेहरा पे क्या रहेगा, गोबर लपेसले रहता है, भले वो पाउडर के नाम पे लपेसता है परंतु लपेसता तो वही चीज़ है, ठीक। और काला काला कारिख लगेले रहता है। लगता है कि स्वप्न में भी लेस मात्र भारतीय सभ्यता नहीं है। यहाँ के हिंदू लोग भी हिंदी बोलने में असमर्थ हो रहे हैं। हिंदी बोलने में उन्हें तौहीन महसूस होती है। अंग्रेजी बोलकर गौरवान्वित होते हैं और अंग्रेजी वस्तु का उपभोग करना प्रसन्नता की बात समझते हैं, ठीक।
अंग्रेजी वाहन, वस्त्र, वेशभूषा, नियम और नीति, रुचि, अभिलाषा, घर और वस्तु अपनाकर अपने देश के विपरीत कार्य कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि भारत के लोग हिंदुस्तानी शब्द से अपने आप को संबोधित करते हुए संकोच करते हैं। सभी भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करते हुए घृणा करते हैं। देश, नगर, सभी जगह अंग्रेजी वेशभूषा का चाल ढाल देखी जा रही है। यहाँ के बाजारों में अंग्रेजी वस्तुएं भरे पड़े हैं, जबकि यहाँ के लोग अपनी वेशभूषा भी नहीं संभाल रहे हैं। तो विदेशी प्रबंध को जो पूर्ण जटिल है, उन्हें संभालने की यहाँ के लोग केवल कोरी कल्पना कर सकते हैं। देखा जा रहा है कि यहाँ के लोगों में गुलामी के वातावरण में जीवन यापन करने की आदत हो गई है। चारों ओर इसी भाव में मिल रहा है, खुशामद करना, झूठी प्रशंसा करना, झूठे राग की ढफली बजाना लोगों की संस्कृति बन गई है। अब है कविता का सारांश। हम लोग देख रहे थे कि कविता का सारांश स्वदेशी शीर्षक में संकलित दोहा के माध्यम से नवजागरण का स्वर मुखरित किया गया है। आज भारतीयता का लोप हो रहा है, पाश्चात्य सभ्यता के रंग में भारतवासी रंग रहे हैं। इसी की अनुभूति प्रस्तुत दोहा में माध्यम में किया गया है। आज भारतीय अस्मिता खोकर विदेशी पहचान को कायम कर रहा है। भारतवासी का चाल डाल, ठाट बाट, खान पान, रहन सहन सब विदेशी हो गया है। अनुकूल चतुर्दिक दिखाई दे रहा है। कवि का मानना है कि क्या नगर, क्या बाजार और क्या अर्थव्यवस्था, सभी में भारतीयता समाप्त हो गई है। अब तो स्वदेशी वस्तुएं को अपनाना घृणा की बात है और विदेशी वस्तुओं को अपनाना गर्व की बात मानते हैं। सभी जगह अंग्रेजी वातावरण कायम हो चुका है। सर्वत्र दास वृत्ति का वातावरण है। झूठा खुशामद, झूठी प्रशंसा, मन की ढफली बजाना वर्तमान में भारतीयों को अच्छा लगने लगा है। इन दोहों से कवि भारतवासी को भारतीय संस्कार से युक्त करके भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था के भाव को जागृत करना चाहता है। आज वास्तव में पाश्चात्य सभ्यता के प्रति रुझान को कम करने, भारतीय सनातन संस्कृति को कायम करने की परम आवश्यक है। इसका एक प्रत्यक्ष, इसमें एक लाइन है जबरदस्त कि जिनसे संभल सकत नहीं धोती, वो संभालेंगे अब देश। तो ये एक व्यंग्यात्मक लाइन जबरदस्त है जो कि इस कविते को जोड़ के रखता है, व्यंग्यपूर्ण। तो हम लोग अगले पाठ में, और इसको आप बार बार देखें ताकि आपका एग्जामिनेशंस के वक्त पूरी तरह से तैयार रहे। और एग्जामिनेशन में चूंकि आपको सारांश लिखने के लिए ही आते हैं या सारांश संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस रिविजन्स पार्ट को अगर देखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत एग्जाम ईजी हो जाएगा। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पाठ में।